सुरेश मिश्रा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हमारे सचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी मेरे बड़े भाई आदरणीय जुबेर साहब, हमारे वरिष्ठ विधायक सम्माननीय दीपचंद जी केरिया साहब, मेरे साथ विधायक आदरणीय साफिया जी, आरसी यादव साहब, मेरे साथ बहुत लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम किया, हम एक साथ झुंझुनू के प्रभारी रहे, मेरे भाई अजीत यादव जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव ललित यादव जी, सीताराम लाबा जी, हमारे यहाँ आने से पहले जिनका उद्बोधन हो रहा था, यादव साहब प्रोफेसर हैं, पूनिया जी, सेवादल के हमारे अध्यक्ष जी, अग्रिम समूहों के अध्यक्षगण, आप सभी इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ता, सारिका जी भी आपके सामने यहाँ प्रेजेंटेशन दिया है, राम सिंह राव जी ने भी दिया है, अनिल भूदल जी भी रहे हैं, सीबी यादव जी अभी दे रहे थे प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा समझाते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस के योगदान को, कांग्रेस के नेताओं के योगदान को। मैं सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अवसर दिया आपके बीच में आकर के चर्चा करने का, आपके साथ में इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का। आप सब समझते हैं कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास 125 साल से भी ज्यादा लंबा रहा है, जब देश गुलाम था तब से लेकर के कांग्रेस का अब तक का सफर, देश की आजादी से लेकर के देश के निर्माण में उनका योगदान, देश को बनाने में, यहां तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी के उन महान नेताओं का योगदान, बलिदान, त्याग, तपस्या, कांग्रेस सरकारों की इस देश में की दी गई पॉलिसी, फ्लेक्सिक योजनाएं, यूपीए सरकार के समय में जो फ्लेक्सिक योजनाएं देश के को समर्पित की गई, और यहां पर 3-3.5 साल से जो हमारी कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसकी फ्लेक्सिक योजनाएं, उसका बजट, 8 साल से केंद्र में जो एनडीए की सरकार चल रही है वो किस दिशा में चल रही है, क्या उनका कार्यक्रम है, देश से क्या उन्होंने वादे किए थे, क्या वादे उन्होंने निभाए, इन सब पर चर्चा करने का आपने अवसर दिया है। भाई जसवंत यादव जी हमारे इस पूरे राजस्थान में प्रशिक्षणों के प्रभारी हैं, ये स्वयं सब जगह जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सब जगह जाऊं। पहले भी यहां पर हमारा सदस्यता अभियान था, उसको लेकर के भी हम लोग आपके बीच में आए थे। वो कार्यक्रम पार्टी का सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था, और ये कार्यक्रम अलग हट करके है, इसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। 2 दिन तक जो भी प्रतिभागी यहाँ भाग लेकर के इस प्रशिक्षण शिविर में समझेंगे, कांग्रेस की रीति नीति के बारे में जानेंगे, जो भी यहां से लेकर के जाएंगे वो गांव ढाणियों में लोक स्तर के ऊपर आप में से काफी लोग प्रवक्ता के रूप में, प्रशिक्षक,
प्रशिक्षण देने वाले के रूप में वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिला स्तर के ऊपर प्रशिक्षण होने के बाद में ये ब्लॉक स्तर के ऊपर हमको जाना होगा। कल मेरा आना था उद्घाटन के इस कार्यक्रम में, लेकिन मेरे पारिवारिक कोई आवश्यक कार्य हो गया, अति आवश्यक कार्य हो गया। मेरे छोटे भाई के और हमारी एक ही बेटी है, उसके कोई रिश्ते का कार्यक्रम था, इसलिए मैं कल नहीं आ पाया। लेकिन आज मैंने सोचा कि निश्चित रूप से जब सब जगह जा रहे हैं तो अलवर तो हमारा अपना जिला, सभी लोग हमारे को आशीर्वाद देकर के राजस्थान में सरकार बनाई है। आप सबकी मेहनत के कारण से राजस्थान में सरकार बनी है। यहां से चाहे पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय मोहन जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महासचिव है, जुबेर भाई हमारे सेक्रेटरी के रूप में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तमाम एमएलए चाहे वो निर्दलीय भी हैं तो भी कांग्रेस का समर्थन देकर के सरकार को मजबूती प्रदान किए गए हैं। खैरिया साहब ये तो हमारे अपने थे, इनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की हमेशा से रही है और बहुत ही मजबूती के साथ में लोगों से जुड़े हुए हैं। पुनः कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि योगदान दिया है इस कांग्रेस पार्टी की सरकार को मजबूत देने के लिए। इनकी जितनी प्रशंसा, जितना इनका अभिवादन किया जाए वो काम। लंबी चौड़ी बात नहीं करके विषय के ऊपर आता हूं। आपने सबने पहले भी सुना होगा कि जिस प्रकार से देश को जब आजादी की जंग हमारे देश के दीवाने लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, अब्दुल्ला खान हो, तमाम नेताओं ने एक सूत्र में पिरोते हुए सबको और पूरे देश में एक जागृति लाने का काम किया, एक क्रांति लाने का काम किया और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को यहां से भगा करके देश को आजाद कराया। आजादी के बाद में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के हमारे नेता, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उस वक्त देश की दिशा और दशा क्या थी आप समझ सकते हो। अंग्रेजों ने पूरे देश को खोखला कर दिया था। उन परिस्थितियों में देश की बात को संभाल करके उन्होंने जो शासन दिया, जो गुड गवर्नेंस दी, जो देश का विकास दिया, देश को एक रोडमेप के साथ में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड्स की बात हो, स्कूल की बात हो, गरीबी हटाने की बात हो, एक से बढ़कर के एक फैसले इस देश की बहबूदी के लिए, इस देश के कल्याण के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को मजबूती के लिए लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी आए हों, इंदिरा जी आई हों, राजीव गांधी जी आए हों, मनमोहन सिंह जी आए हों, सबने एक से बढ़कर के एक ऐसे कार्यक्रम देश के लोगों की बहबूदी के लिए, उसके कल्याण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, जय जवान जय किसान के नारे की बात हो, हरित क्रांति की बात हो, दुग्ध क्रांति की बात हो, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की बात हो, और एक तरीके से इस देश में एक से बढ़कर के एक ऐसे निर्णय लिए गए जिससे इस देश का गौरव पूरी दुनिया में माना जाने लगा। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, सबने हमारे देश को हमेशा सैल्यूट किया, हमें सम्मान और सम्मान दिया।
और जब राजीव गांधी जी आए, उसके बाद में चाहे पंचवर्षीय योजनाओं की बात हो, गांव से वार्ड से योजनाएं बनकर के जाएं और वो योजनाएं इस देश में लागू हों, महिलाओं को आरक्षण की बात हो, ओबीसी के आरक्षण की बात हो, 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार हो, कंप्यूटर क्रांति हो, एक से बढ़कर के एक फैसले राजीव गांधी जी ने लिए। मनमोहन सिंह जी जब आए तो आप देख सकते हो मनरेगा, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा जो आज इस कोरोना काल में हमारे लिए जीवनदायिनी बनी है, गरीब का स्तर, जीवन स्तर ऊंचा उठाने में बहुत बड़ी मददगार हो रही है। आरटीआई सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम तो मील का पत्थर साबित हुआ। राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का कानून, फ्री में एक बच्चा सीनियर तक सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में भी 25% निःशुल्क शिक्षा का कानून बना, आप सबके सामने है। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिससे आज 70-72% लोगों को 1 रुपए 2 किलो में गेहूं मिल रहा है, ये सब किसकी देन है? यूपीए सरकार की देन है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था, अगर किसी ने बचाने का काम किया तो चाहे नरसिम्हा राव जी का समय हो, चाहे मनमोहन सिंह जी का समय हो, पूरे विश्व में आर्थिक मंदियां थी, लोगों का जीवन दुर्भर हो गया था, लेकिन नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी ने अच्छे अर्थशास्त्री और अच्छे देश के प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे कार्यक्रम किए, ऐसे नीतियां अपनाई, जिसके कारण से हिंदुस्तान इस आर्थिक मंदी की मार में, चपेट में नहीं आया। लेकिन एक दौर ऐसा आया, एक अलग तरह के दावे किए गए, वादे किए गए और एक माहौल बनाया गया देश में, काल्पनिक माहौल बनाया गया, चाहे वो विनोद राय के द्वारा, हमारा सीए जी के द्वारा हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे अन्ना हजारे हो। कई फैक्टर सक्रिय हुए और देश में किस तरीके का माहौल बनाया कि नहीं, यूपीए सरकार से बेहतर देश में गुजरात का मॉडल है और गुजरात के मॉडल की ब्रांड एम्बेसडर वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देश ने उनकी बातों के ऊपर विश्वास किया और आपने देखा होगा कि 2014 में यूपीए सरकार हमारी चली गई और देश में एनडीए सरकार का शासन हो गया। एनडीए सरकार के आने के बाद में आप मुझे बताइए ऐसी कौन कौन सी योजनाएं आई, कौन कौन से वादों को उन्होंने जो किए थे हमसे, देश के लोगों से वादे पूरे किए। ये सब चीजें हमको समझनी पड़ेगी, ये सब चीजें लोगों को बतानी पड़ेगी कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले आए थे तो किसान की आमदनी दोगुनी करने का वादा उन्होंने किया था, और जब एनडीए सरकार प्रथम बनी तो सबसे पहले सर्वसम्मति से जो यूपीए सरकार के समय भूमि अधिग्रहण कानून जो बना था, उसको सबसे पहले पूंजीपति मित्रों के लिए परिवर्तन करने के लिए, उनकी मंशा के मुताबिक बनाने के लिए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में कानून लेकर के आए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हमारे नेता ने किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के इसका विरोध किया
और आपने देखा होगा कि एक लंबे संघर्ष के बाद में हमारा जो भूमि अधिग्रहण कानून है, जो सर्वसम्मति से किसान के हित में बना हुआ था, वही रहा और वो परिवर्तन नहीं करता। 5 साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करने वाले लोग, विदेश नीति ठीक करने की बात करने वाले लोग, सब वर्ग के कल्याण की बात करने वाले लोग, 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर किया तो नोटबंदी करके इस अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगर किया तो बेतरतीब तरीके से जीएसटी लगा करके रात को 12 बजे लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन लगा करके घंटा बजा करके इससे मीडियम क्लास के व्यापारी का कमर तोड़ने का काम किया, उसके व्यापार को बंद करने का काम। मैं समझता हूं कि एक भी ऐसा काम उन्होंने 5 साल में नहीं किया जिससे देश का आर्थिक विकास हो, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़े, किसान की आमदनी बढ़े, बेरोजगारों को रोजगार मिले। लेकिन जब दोबारा चुनाव आया, 70 साल के हिसाब मांगने वाले लोग 5 साल का हिसाब नहीं दे करके उन्होंने सेना के शौर्य के पीछे छूट करके और दोबारा से सत्ता पे काबिज हो गए। सत्ता में काबिज होने के बाद में उन्होंने उस किसान की कमाई के ऊपर, उस किसान की जमीन के ऊपर, उस अन्नदाता की आत्मा के ऊपर चोट पहुंचाने के लिए, अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा देने के लिए उन्होंने 3 काले कानून पारित किए। 15 महीने से ज्यादा किसानों को खून के आंसू रुलाए, सड़कों पे सोना पड़ा। और आप सब देख सकते हो कि किस प्रकार से उनको खालिस्तानी कहा, आंदोलन जीवी कहा, क्या क्या नहीं कहा। और लास्ट में अन्नदाता की जीत हुई और उनको देश से माफी मांगनी है। यही नहीं, जब 2014 में मोदी जी आए थे तब आप उनके उठाकर के वीडियो देखिए, सबके पास मिल जाएंगे कि पेट्रोल, डीजल, सब्जी, खाद्य तेल, लोहा, स्टील, सीमेंट, जूते, चप्पल, प्लास्टिक, सबके महंगाई की बात करते थे। अब पेट्रोल और डीजल जो अंतराल थे बाजार में, उस वक्त 140 प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हुआ करता था। तब हम 50-52 रुपए में डीजल देते थे। और जब अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 110 के लगभग अगर कच्चे तेल का भाव प्रति बैरल प्रति अमेरिकी डॉलर है, तो ये 110 रुपए पेट्रोल दे रहे हैं और 100 रुपए के ऊपर डीजल दे रहे हैं। आज महंगाई का यह आलम है कि 2 वक्त का भोजन लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं आपको सही कह रहा हूं कि अगर ये यूपीए सरकार की मनरेगा और यूपीए सरकार का खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत 2 रुपए किलो गेहूं की ये योजना, ये दोनों फ्लैगशिप योजनाएं नहीं होती तो आज इस देश का हाल पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बदतर होगा। ये दोनों योजनाएं जिसकी बढ़ चढ़ करके ये लोग बात नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में पहले भाषण में ये कहा था कि ये जो मनरेगा है ये कांग्रेस की और यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक के रूप में याद किया जाएगा। और जब कोरोना आया तो इसी देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि अगर ये मनरेगा नहीं होती तो आज देश की क्या हालात होते, ये कल्पना नहीं। अगर यही खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत
अगर ये यूपीए सरकार ये कानून देकर के 2 रुपए किलो गेहूं नहीं देके जाते और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके यूपीए सरकार नहीं जाती और ये कानून करके चिन्हीकरण लोगों का कर करके और ये खाद्य सुरक्षा को मजबूत नहीं किया होता तो इस कोरोना काल में हमारे देश के लोगों की क्या हालत होती है, कल्पना से मात्र से हमारे शरीर शीहर उठता है। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी एनडीए सरकार ने ये कल्याणकारी योजना लेकर के आए या हमने ये अच्छा कर दिया? अगर इन्होंने कुछ किया तो केवल एकमात्र किया कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम इस देश में किया। अगर इन्होंने कुछ किया तो संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया। अगर एनडीए सरकार ने और मोदी जी ने कुछ किया तो संवैधानिक संस्थाओं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके लोगों को भयभीत करने का और लोगों को कुचलने का काम अगर किया तो इस नरेंद्र मोदी की सरकार। एक तरफ केंद्र की सरकार 8 साल से है, 25 में से 25 सांसद हैं। एक योजना बता दीजिए, 1 रुपए का बजट आप अलग से बता दीजिए। 25 में से 25 सांसद होकर 3 मंत्री होकर के एक भी ऐसा काम बता दीजिए जिसके कारण से आज वो स्पीच दे सकते हो, भाषण दे सकते हो, लोगों के बीच में खड़े हो सकते हो। महंगाई कम करने के सवाल पे बात कर लीजिए। नोटबंदी से जो 3 फायदे बताए थे वो कितने फायदे हुए उनके ऊपर आप बात कर लीजिए। आतंकवाद समाप्त करने की बात कर रहे थे, बैंक करेंसी खत्म करने की बात कर रहे थे, हो गया आतंकवाद खत्म, होगी बैंक करेंसी खत्म। आप बताइए कि किस प्रकार से झूठ बोला गया। केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने हो, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनको किसी तरह का फंड नहीं मिले, किसी तरह का चंदा नहीं मिले, किसी तरीके से वो चुनाव लड़ने वाली स्थिति में नहीं रहे। इस साजिश के तहत लाखों करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला इस नोटबंदी के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार ने। ये जो किसान के लिए 3 काले कानून लेकर के आए थे, इसके अंदर जो पूंजीपति उनके मित्र हैं, उनके साइलों जिनमें अनाज रहना है, वो तो 3 साल पहले से ही बढ़ना चालू हो गए थे। आप हरियाणा में देख लीजिए, आप गंगानगर में, हनुमानगढ़ में चले जाइए, टिन सेट लगा करके पूरा एरिया कवर कर रखा है। अंदर क्या हो रहा है कोई जा नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। हजारों करोड़ रुपए के साइलो बन रहे हैं। ये किसके बन रहे थे पहले से? ये जो समझौता चुनाव से पहले इनका 2018 के चुनाव, 19 के चुनाव से पहले जो पूंजीपति अपने मित्रों से हुआ था कि हम आपको किसान की जमीन के ऊपर, किसान की उपज के ऊपर टाका डलवा देंगे, आपकी मर्जी है कितना स्टोरेज कर लेना, मर्जी है जिस भाव में बेच लेना, किसान के पास में हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप हमको चंदा दे दीजिए, हमें देश के ऊपर राज करना है। मीडिया को जिस प्रकार से इन्होंने, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नेशनल मीडिया को जिस प्रकार से इन्होंने कंट्रोल और अपने काबू में किया है। आज कई चैनल ऐसे हैं जिनके पास में, हमारे पास कभी कभार फोन आते हैं, और वो फोन कब आते हैं? जब धार्मिक उन्माद फैलाना होता है, तब वो फोन करते हैं, इसके ऊपर फाइट ले लीजिए, आपका क्या कहना है। इसके अलावा अगर कोई हमारी सरकार की अच्छी योजना हो या कोई मोदी जी सरकार की विफलता हो, तब उनका कोई फोन नहीं आता है। न फोन हम करते हैं तो उठाते हैं, और अगर हम कोई बयान देते हैं तो वो चलता है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार 8 साल से जिस प्रकार का कुशासन कर रही है,
जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाने वाली एक से बढ़कर के एक नीति ला रही है, बेरोजगारी बढ़ाने वाली योजनाएं ला करके जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं, कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट जिस प्रकार से हुआ, दूसरी तरफ हमारी आपके आशीर्वाद से बनी हुई राजस्थान की सरकार है जो 3.25 साढ़े 3 साल से चल रही है। आप बताइए, अगर सब बुजुर्गों को, माताओं बहनों को पेंशन देने का काम किया तो ये शुरुआत कहां से हुई? हमारी राजस्थान से कांग्रेस की सरकार से हुई। अगर निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच योजना का शुरुआत हुई तो कहां से हुई? हमारे राजस्थान की सरकार से हुई। अगर किसानों के कर्जे माफ करने की शुरुआत हुई तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार से हुई। तमाम कोऑपरेटिव बैंकों के ऋण माफ कर दिए गए। अगर मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना की शुरुआत हुई जिसमें 10 लाख रुपए तक प्रत्येक परिवार को निःशुल्क उसकी चिकित्सा सुविधा मिलेगी उसको, अगर इस योजना की शुरुआत हुई तो कहां से हुई? अगर दुर्घटना बीमा मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना में जो कवर है वो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा का, अगर खुदा न खास्ता दुर्घटना हो जाए तो 5 लाख रुपए का उसको दुर्घटना बीमा मिलेगा। ये शुरुआत हुई तो कहां से हुई? अगर किसान के बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे और घरेलू पैसे भी कम करेंगे और 12,000 रुपए कृषि कनेक्शनों के ऊपर किसान को प्रतिवर्ष अनुदान देंगे, उसको बिल माफ करेंगे, ये शुरुआत हुई तो कहां से हुई? राजस्थान की कांग्रेस की सरकार से हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया, आप देखिए, पिछला बजट था तब मैं विधानसभा में उनके साथ था, तो जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे उससे पहले बीजेपी के नेताओं ने कहा, डॉक्टर जी ये क्या बात है, क्या अशोक गहलोत जी ने इतना शानदार बजट दिया है, क्या मध्यावधि चुनाव में आप जाने वाले हो? मैंने कहा नहीं। तो मध्यावधि चुनाव में नहीं जाने वाले हो तो इतना शानदार बजट, आखिरी का बजट होता है ये, तो आपका तो तीसरा ही बजट है। मैंने कहा अब आप बाहर जाके क्या कहोगे? बोले हम आज कुछ नहीं देंगे, पगली गली से निकल जाए, लेकिन लागू नहीं होगा। कोरोना दूसरी लहर आ गई, बहुत खतरनाक थी, लेकिन इस प्रदेश में जहां 21 दिसंबर को बजट का 2730% से ऊपर खर्चा नहीं होता था, वहां पर हमारी सरकार का 21 दिसंबर को पिछले बजट का 78% खर्चा हो गया। और अब की बार जब बजट आया तो सबको ये कहना पड़ा, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे कुछ भी हो, सबको कहना पड़ा कि बजट तो बहुत शानदार आया, हमारे पास कहने को शब्द नहीं है, लेकिन हम प्रतिपक्ष में हैं तो हम ये कहते हैं कि बजट लागू नहीं। आज कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात हो, किसान के लिए अलग से बजट की बात हो, किसान का बजट जो स्टेट में होता था उसे दुगुना इस बात किया गया, सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाया गया, विधवाओं, हमारी माता बहनों को पेंशन की बात हो, चाहे दूसरी बात हो, सरकारी नौकरियों की बात हो, 1 लाख के लगभग दे दी, 1.25 लाख प्रक्रिया की ने, 1 लाख और पूर्णता कर दी, 3.25 लाख नौकरियां। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर राजस्थान के नौजवानों को इस 8 साल में अगर केंद्र की जो 1 साल में 2 करोड़ पूरे देश में होनी थी, अगर आप 8 साल में 50,000 नौकरियां केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियां भी बता दो तो जो आप 2 साल कर रहे। अरे भाई किसको कह रहे हो आप? युवाओं का भारत बनाएंगे, ये युवा को 18 साल के को वोट देने का अधिकार राजीव गांधी जी देकर के गए थे, जिनको रत्न से नवाजा गया और इस देश की एकता और अखंडता के लिए चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, अपने आप को शहीद कर दिया, वो बलिदान हो गए, लेकिन इस देश को एक रखा, अखंड रखा। आप किस तरीके की बात करना चाह रहे हैं? अगर इनके पास में कोई मुद्दा है
तो धर्म के आधार के ऊपर भाई को भाई से बांट करके अपनी राजनीति करने की बात करते हैं। एक बात और करते हैं कि साहब मोदी जी आने के बाद में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया। आप बताइए, मोदी जी जब पानी को बूंदी कहते थे, पानी को बूंद कहते थे, तब से ये मुद्दा था, आस्था का विषय था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि हमारी न्यायपालिका सर्वोच्च है, हम सब धर्मों के लोगों का सम्मान करते हैं और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा आप 3700 कौमें उसका स्वागत करेगी सरकार। उस देश के प्रधानमंत्री जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके कथन के ऊपर 125 करोड़ लोगों ने विश्वास किया और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने इसका स्वागत किया और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा। अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हो कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवा दिया, तो एक बयान देके देखिए ये संभव है क्या? फिर तो आप स्वयं ही ये कह रहे हो कि जुडिशरी हमारे कब्जे में, हम चाहे जो फैसला कराएं। अगर आप ये नहीं कह सकते तो जो बयान और जो घोषणा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने की थी, उसका 125-30 करोड़ की जनता ने स्वागत किया नहीं किया। तो राम मंदिर बनाने का अगर फैसला, राम मंदिर बनाने की अगर कोई लाइन, अगर कोई नीति इस देश को देने का काम किया तो उसका नाम है स्वर्गीय राजीव गांधी। खाम फोटो खिंचा करके और मां भागवत जी को बराबर खड़ा करके और देश में राम मंदिर बनाने की वाई लूटने का खूब प्रयास के लोग कर। आज देश में क्या माहौल है आप बताइए। जिग्नेश मेवानी एक दलित विधायक, और उसने ट्वीट कर दिया, ट्वीट किया गुजरात में रह करके और पकड़ रही है आसाम की पुलिस, को जेल में डाल दिया। क्या हो रहा है ये देश में आप बताइए। ये बातें आपको करनी पड़ेगी मित्रों। गांव गांव में ढाणी ढाणी में चल करके अपने को पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। हमारे एससी के भाइयों से बात करनी पड़ेगी कि जिग्नेश मेवानी का क्या दोष है, कसूर है बताइए। जब राज्यसभा सांसद प्रज्ञा साध्वी अगर ये कहती है कि वो हमारे आदर्श है नाथुराम गोडसे, तो फिर जिग्नेश मेवानी ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया भाई जिसके कारण से उसको जेल में डाल दिया? आप में से किसी को पता भी नहीं होगा कि उसने क्या बोला और क्या उसको जेल में डाला। गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, गुजरात के एक एमएलए को, दलित एमएलए को इसलिए आसाम में ले जाकर के जेल में डाला गया कि गुजरात में चुनाव जीतना है। गुजरात में अगर गिरफ्तार कर लिया तो मोदी और भाजपा की सरकार का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और अगर जिग्नेश मेवानी को अगर गिरफ्तार नहीं किया तो भी गुजरात में भाजपा के शासन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। साफ छुछुंदर वाली स्थिति है। पकड़े तो मरे और नहीं पकड़े तो। आप बताइए, अलवर में राजगढ़ के अंदर नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड, भाजपा की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने निर्देश दिए, भाजपा का वहां का ब्लॉक अध्यक्ष बार बार लिख के दे रहा है, भाजपा की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी की उसका प्रस्ताव लिया हुआ है, भाजपा के तमाम पार्षद और वहां का चेयरमैन तोड़
कराने में है। वो 3 बाबा 4 दिन बाद में आकर के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। 3 बाबा ही है ना, एक तो सुबेदानंद जी हमारा सांसद, एक आपका बालकनाथ, अरे किरोड़ी बाबा, वही अपने आप को बाबा ही कहलाता है। अब किरोड़ी जी के तो क्या आपकी बात दाल गलेगी, उनके क्या है कि यहाँ ये जो बीजेपी वाले हैं ये भी खिलाफ है कि उन्होंने तो दूसरी पार्टी से राजपा से चुनाव लड़ा था। तो ये सतीश क्या है, दुलार है, क्या नाम है, ये इसके खिलाफ था, इसलिए ये कह रहा है गलती तो हमारे बड़ों से भी होगी। और फिर उसका हेड बना दिया सुबेदानंद जी को, तो वैसे भी उनकी दाल नहीं गल रही। वो तो मोदी जी और अमित शाह से सीधा कॉन्टेक्ट रखने वाले लोग हैं। वो तो भाजपा के कार्यालय में भी थोड़े दिन पहले एंट्री मिली है मोदी जी के, अमित शाह के कहने से। मैंने 20 दिन पहले सतीश पूनिया जी तो उनको वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं देते थे, आप सबके सामने। तो बाबा जी तो वैसे उनकी दाल की बात राजगढ़ वाले प्रकरण में गली नहीं। 2 बाबा, एक आपका बाबा, एक हमारा बाबा। आपके बाबा की क्या स्थिति है, महिलाओं ने चूड़ियां पहना दी। आप बताओ कि चूड़ियां पहन जाओ, आप तो जाओ, आप तो किसी काम के नहीं हो, आप तो निक्का में हो, किसी तरह कोई आप पे विश्वास नहीं है। आप ही ने तो तुड़वाया, आपके बोर्ड ने तुड़वाया, ये चेला है आपका यहाँ का अध्यक्ष, यही वाला। और ये हमारे बाबा, भाजपा ने अपनी बार चाल छोड़ी। हेड इस कमेटी का किसको बनाया, सुबेदानंद सरस्वती को। सुबेदानंद सरस्वती हमारे से 2 बार सांसद है, वो आर्य समाजी है। और आर्य समाज में मूर्ति पूजा को अज्ञानी माना जाता है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो अज्ञानी होता है। आर्य समाज ये कहता है इस बाबा के एक दिन में 100 ऐसे भाषण बता दूं कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ऐसा बाबा आकर के आपके यहाँ माहौल खराब करने के लिए मूर्तियां तोड़ने का भाषण देगा। आप बताओ, आप बताओ। अरे किसी ने सोचा नहीं, मेरे को हंसी आ गई जब सुबेदानंद जी भाषण ठोक रहे थे यहाँ पर। मैंने कहा बाबा आज फंस गया, मेरे को अगर जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन अब तो पक्का जाना पड़ेगा। ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर ये बाबा यहाँ नहीं आते, इनको चूड़ियां नहीं पहनाते, ये मूर्ति पूजा के विरोधी लोग यहाँ भाषण नहीं छाट के जाते, तो आज मेरा आने का कार्यक्रम कैंसिल हो रहा था। लेकिन मैं चला करके आया। तीनों नकली बाबाओं की पोल खोल करके अलवर में आऊंगा। तीनों नकली बाबा, नकली इसलिए, एक बाबा मूर्ति पूजा का विरोधी, दूसरा बाबा तुड़वाने में, तो 4 दिन बाद में किसी ने कहा जाओ तो वहां महिलाओं ने चूड़ियां पहना दी। और तीसरे बाबा की दाल नहीं गिरी, क्योंकि तोड़ने वाले उनके विरोधी बीजेपी वाले, इसलिए कहा ये बने तो ठीक है, ठीक है ना। तो इन तीनों की पोल खोलने के लिए मैं आपके बीच में आया, आपसे बोलने का मौका दिया। भाइयों समझना पड़ेगा, ये एक साजिश है। धर्म के आधार के ऊपर किसी को बरगला करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बहुत आसान है, लेकिन सब व्यक्तियों के सब धर्मों का आदर करते हुए प्रदेश और देश चलाना, अगर ऐसी कोई पॉलिसी इनके पास हो तब तो इनसे बात करें। क्या करना है इनको, कुछ नहीं करना है इनको। हनुमान जयंती, रामनवमी कौन नहीं मना रहा, हम नहीं मना रहे। हनुमान जयंती हम नहीं मनाते हैं क्या? भारत माता की जय, जब ये मुखबरी करते थे ना अंग्रेजों की, जब देश आजाद करा रहे थे हमारे नौजवान, हमारे महापुरुष, हमारे शहीद भगत सिंह, तब से हम भारत माता की जय बोलते हैं। ये नए पेटेंट लेकर के आगे यही बोल सकते हैं, दूसरा तो बोल ही नहीं सकता। जय श्री राम जी की,
हम में से कौन नहीं बोलता भाई? सब बोलते हैं, तो श्री राम जी को मानते हैं, तो सब जय श्री राम जी की बोलते हैं। ये कहां से नई चीज लेकर के आए हैं क्या? ये तो अगर कोई चीज लेकर के आए हैं तो वो है भाई को भाई से लड़ाने वाली जहरीली वाणी, जहरीली नीति, ये लेकर के आए। एक भी 25 में से 25 सांसद अगर मीडिया के सामने ये कह दे कि हमने ये काम 8 साल में करा दिया, तो आप बता दो मेरे ERTC, आप बताइए, ईस्टर्न कैनाल राष्ट्रीय परियोजना मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? दर्जा मिलना चाहिए उसको। रिफाइनरी को किस प्रकार से इन्होंने देरी की थी आप सबको पता है। रतलाम में, बांसवाड़ा में रेल आज तक नहीं बनी, हमने पैसा दे दिया था, फिर अनुमति इन्होंने नहीं दी। आप एक से बढ़कर के एक बात देख लीजिए जो हमारी सरकार के समय हमने चालू की, उसको बंद करने का काम किया। कि रेलवे के कोच बनाने की जो फैक्ट्री हम भीलवाड़ा के सीपी जोशी जी ला रहे थे, बन गई क्या? आप बताइए, इनकी हालात देखिए इनके। लेकिन ये इसलिए विकास में, बेरोजगारों को रोजगार देने में, अच्छी नीतियां लाने में, किसान की आमदनी दोगुनी करने में विश्वास नहीं करते, महंगाई कम करने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनकी दुकान तो धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांट करके वोट लेने की दुकान चल पड़ी। उत्तर प्रदेश में आप मेरे को बताइए, केंद्र के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसान कर को अपनी गाड़ी से कुचल करके मार दे और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में उसको गिरफ्तार किया जाए और साजिश करके गलत रिपोर्ट सरकार से पेश करा के बेल ले ले और कोर्ट को दोबारा बेल खारिज करके उसको जेल में डालना पड़े, उसका पिता आज की तारीख में भी देश का गृह राज्य मंत्री बना। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? फिर भी इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये झूठे लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये देश से प्यार नहीं करते, ये केवल सत्ता से प्यार करते हैं। आप बताओ, गुलाब चंद कटारिया जी, अब उनकी रिटायरमेंट की डेट हो गई, लेकिन पता नहीं मोदी जी क्यों नहीं उनको राज्यपाल नहीं बना रहे हैं। वो राज्यपाल बनने के लिए तड़प रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बयान देते थे। क्या बयान दिया महाराणा प्रताप के लिए, जो हमारा गौरव है, उनकी वीरता, उनका यश शौर्य कण कण में राजस्थान में विद्यमान है। क्या बयान दिया उनके लिए? सीता माता के लिए क्या बयान दिया उन्होंने? आप बताओ। कल मुख्यमंत्री जी के लिए क्या बयान दिया? आप समझ सकते हो कि किस प्रकार ये लोग शासन करना चाहते हैं। 3.5 साल में एक आंदोलन बता दो इससे राजस्थान की सरकार के खिलाफ भाजपा के लोगों के द्वारा किया, एक ऐसी नीति बता दो, एक ऐसा बजट बता दो, एक ऐसी पॉलिसी बता दो जिसके खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया हो, जो सरकार को विधानसभा के अंदर उन्होंने कुछ बताया हो, कोई सुझाव दिया हो। फालतू की बातें करते रहते। कभी सतीश पूनिया जी कुछ कह देते, कभी कटारिया जी कुछ कह देते। हम इनके नाटक देखते रहते हैं राजस्थान की विधानसभा। जब राजेंद्र राठौड़ बोलते हैं तब तो कटारिया जी टॉयलेट का बहाना लेकर के बाहर निकल जाता, और जब वसुंधरा जी आती है तो ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। तो जब सतीश पूनिया जी आते हैं तो ये सारे बाहर चले जाते हैं। ये नहीं क्या चीज आ गई है, क्या नया नेता आ गया। और गजेंद्र सिंह जी ट्वीट करके खेल के और मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए हुए मुंगेर सिंह समझे। आज केंद्र में
हमारा जल संसाधन मंत्री अगर पानी के लिए 100 रुपए का प्रोजेक्ट लेकर के आया हो, पानी का राजस्थान को जो कमी का स्टेट है, वहां अगर उन्होंने कोई स्पेशल पैकेज देकर के और विशेष राज्य का दर्जा देकर के पानी की कोई योजना लेकर के वो आता हो, तो हम सबसे पहले उस मंत्री का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन जो यहां आकर के कहे कि देश के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, हम ये काम नहीं कर सकते राजस्थान के लिए। अरे शर्म से डूब के मर जाओ, राजस्थान के वोट लेकर के और वजीर बने हो, और आज राजस्थान के लोगों के लिए आप पानी नहीं दे सकते, एक राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित कर सकते, एक विशेष राज्य का दर्जा देकर के पानी की योजना आप नहीं ला सकते। तुमसे तो सीपी साहब 1000 गुणे बढ़िया थे। जो आप देखो NHI मंत्री थे तब कितनी सड़कें आप देखो, आप नेशनल हाईवे बने, और जब पानी के थोड़े दिन उनके पास में चार्ज रहा तो आप देखो कि भीलवाड़ा के लिए पानी का किस प्रकार से उन्होंने प्रोजेक्ट ला करके हजारों करोड़ रुपए पास करा दिए। अरे आपसे तो अशोक गहलोत जी अच्छे 2008 से 13 में मैं पहली बार MLA बना, मेरे यहाँ 1000 करोड़ रुपए से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी है। मास्टर भावना जी आज नहीं रहे, उनके यहाँ 1000 करोड़ का पानी है। भावना जी आज नहीं रहे, 1000 करोड़ रुपए लगा करके वहां पानी आया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के खेतरी में 3500 का प्रोजेक्ट बना और पानी की बात हुई। अब की बार हमारे मुख्यमंत्री ने पूरे हमारे जिले में 6 तहसीलों के लिए पानी की घोषणा कर दी। आप समझिए 10,000 करोड़ रुपए ERTC के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा कर दी। आप एक बात तो बताओ, उनकी और हमारी तुलना की बात तो करो। बात तो भाई जी क्यों ही नहीं है, बात कहते झूठ है, फरेब है, धरना है, नफरत है, दमनकारी नीति है, संस्थाओं का दुरुपयोग का हथियार है, और भाई को भाई से लड़ाने की कुटिल चाल उनके पास में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आप सबके से निवेदन करने के लिए आया हूं। बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, संगठन के लोग हैं, संगठन के कारण से सत्ता आती है, और संगठन में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको तवज्जो देना, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए उनको सरकार में भागीदारी दिलाना, उनको सरकार में मान सम्मान दिलाना, ये मेरी ड्यूटी में आता है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, NSPI यूथ कांग्रेस, फिर प्रधान, फिर MLA, जिले का अध्यक्ष, मुख्य सचेतक, और आज इससे पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष, और आज 15 साल की राजनीति में मुझे कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता के नाते इतने सम्मान दिया जो मैंने नहीं, मेरे परिवार ने किसी ने सोचा नहीं। ये कांग्रेस पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता है। गर्व से हम सीना तान करके कह सकते हैं कि हाँ, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने इस देश को आजाद कराया, जिसने इस देश को विश्व में ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान, त्याग, तपस्या और बलिदान किया। मैं समझता हूं ऐसी पार्टी के हम लोग सदस्य हैं। हम लोग सभी जिलों में जा रहे हैं, सभी जिलों में प्रशिक्षण शिविर करेंगे। कल मेरे सीकर में है, 7 या 8 तारीख को हम जोधपुर में 3 शिविर बनाए हमने, संगठनात्मक तीनों का एक साथ वहां पर करेंगे। 13 जो नए जिलाध्यक्ष बने थे वहां पर हमारा संगठन का ये प्रशिक्षण शिविर हो गया। अब 10 तारीख बाद में हम तमाम बाकी के जिलों को कवर करेंगे, और जिन 13 जिलों में ये कार्यक्रम हो चुका वहां पर अभी से आपकी कार्यकारिणी वगैरह वगैरह हम 1-2 दिन में घोषित कर देंगे। मेरे पास में आई भी है, मैं चाहता था कि 1 दिन पहले करूं या 1 दिन बाद में करूं, तो मैंने कहा पहले चली आते हैं, क्योंकि जब कार्यकारिणी आएगी तो हो सकता है जिन कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत उम्मीद है उनमें से किसी का नाम आए नहीं आए,
मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उनका इस कार्यकारिणी में कल या परसों में नहीं आए तो 2 दिन बाद में आ सकता है, महीने बाद में आ सकता है। उन सब लोगों का हम सम्मान भी करेंगे, उनकी जो मेहनत है उसको आदर भी करेंगे। हम बाकी वो राजनीतिक नियुक्तियां जो होने जा रही है उसमें भी कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे महत्व मिले इस बात के लिए हम अक्सर, चाहे मातक साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे तमाम बाकी नेता हो, से हम लोग चर्चा करते रहते हैं। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी पार्टी की होता है और कार्यकर्ता की मेहनत के ऊपर सरकार बनती है। मैं बार बार सरकार में बैठे हुए लोगों को ये कहता भी रहता हूँ, एमएलए होते हुए भी हमारे एमएलए और मंत्रियों को, कि भाई अगर जिंदा रहना है, अगर कांग्रेस को दिल से प्यार करते हो तो इन कार्यकर्ताओं की कदर आपको करनी चाहिए। कार्यकर्ता के मेहनत के काम से ही हमको ताज मिलता है, हमको तख्त मिलता है, हमको सरकार मिलती है। आपने पंचायत राज में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, चाहे दोनों आपके अलवर के लिए हमेशा, चाहे मुख्यमंत्री जी से लड़ाई भी लड़नी पड़े तो लड़ करके अपने क्षेत्र का विकास में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। योगेश मिश्रा जी से जो जिलाध्यक्ष हैं, पुराना हमारा दोस्ताना रहा है। जब मैं यहाँ प्रभारी था तो मैं आता था उस वक्त, तो योगेश मिश्रा जी उस टाइम प्रधान जी के नाम से मशहूर थे, आज भी हो सकता है होते हो। बहुत ही क्रांतिकारी हमारे नेता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत को पहचानते हैं, कार्यकर्ताओं का आदर करते हैं। आपके यहाँ से मंत्री भी, मेरे साथ पहले जिलाध्यक्ष भी रहे, एमएलए भी रहे, आज कैबिनेट मंत्री हैं। साभिया जी भी, हमारे भाई साहब भी, वो क्या बड़े वाले मंत्री है, हमारे आला कमान है, दिल्ली में हमारी पैरवी करते रहते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए इनके दिल और दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैं कैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करूं और कैसे कार्यकर्ता का मान सम्मान मिले और वो आगे बढ़े, इस दिशा में काम करते हैं। बजट के बारे में हमको जहां भी बैठे, जहां भी जिस रूप में भी बैठे, अच्छे बजट की हमको चर्चा करनी चाहिए। हमारी सरकार की जो अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इंग्लिश महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आप देखिए लाख लाख रुपए बच्चों के बच रहे हैं, कॉलेजें खुल रही हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, एक से बढ़कर के एक अच्छे काम हो रहे हैं। हमारे पास में हमारी सरकार के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, अच्छी फ्लैगशिप योजनाओं के लिए कहने के लिए बहुत सामग्री है, कहने के लिए बहुत बातें हैं। और मोदी सरकार और 25 सांसद राजस्थान से, उनके पास में एक शब्द नहीं है। उनकी नीतियों की आलोचना करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त साधन उपलब्ध है। इसलिए संगठन के माध्यम से संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी को ये चाहिए कि गांव खाड़ी में जाए, हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे मिले, ये भी हमको सुनिश्चित करना है। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जो सबको नुकसान दे रही है, उनके बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो कोई फोन आ गया कि साहब बहुत अच्छा काम किया आपकी सरकार ने। मैंने कहा क्या किया? तो मैंने सोचा अभी थोड़ी बिजली कम आ रही है, तोड़ देगा। तो उलाना नहीं देके बोले साहब बिजली तो कोयले के चक्कर में आ रही है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो 50 यूनिट घरेलू बिजली का आपने कम किया और 12,000 रुपए किसान का 12 महीने का जो बिल माफ किया है, इसको लेकर के किसान बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। किसान को बहुत मजबूती मिली है। मैं समझता हूँ ये सभी जो 50 से ऊपर जिनकी यूनिट आ रही उनको भी लाभ मिला है। जो बिजली का बिल घरेलू हो चाहे कृषि का कनेक्शन का बिल हो, ये सुनने या बहुत कम आने लगा, इससे भी बहुत फर्क पड़ा है। जो कर्मचारी हमारे हैं उनको जो ओटीएस की जो स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उससे भी उनमें बहुत अच्छा उत्साह है। हमारे आम जन में इंग्लिश मीडियम स्कूलों का
बहुत अच्छा क्रेज हुआ है। मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का भी बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको गांव घाटी में बतानी चाहिए। उसका लाभ कैसे मिले ये भी आपको देखना पड़ेगा। और केंद्र की जो महंगाई बढ़ाने वाली नीति है, जो हिटलरशाही प्रवृत्ति है, जो कुचलने वाली प्रवृत्ति है, लोगों को जो धर्म के आधार पे भाई से लड़ाने वाली जो प्रवृत्ति है, उससे भी लोगों को आगाह करने की आवश्यकता है। ये संदेश लेकर के आपके बीच में आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता, आपका एक भाई आया है। मैं समझता हूँ कि आज के बाद में हम सब लोग निकलेंगे गांव घाटी ब्लॉक में, सब जगह वार्ड में, सब जगह जाकर के ये दो काम केंद्र सरकार की गलत नीतियों की विफलताओं के बारे में आगाह करना और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जो लाभ कैसे मिले इस बात को, और संगठन को कैसे मजबूती मिले, कार्यकर्ता का कैसे मान सम्मान हो, कार्यकर्ता कैसे महसूस करे कि हाँ ये मेरी पार्टी है, मेरी मेहनत से यहाँ सरकार बनी है। ये सरकार 2023 में मैं रिपीट करूंगा, 2023 में पूरे राजस्थान में सरकार बने और 2024 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम पुनः केंद्र में मोदी सरकार को उखाड़ फेंके और यूपीए सरकार का वापिस राज हो। इन सरकार के साथ में हम सबको काम करना पड़ेगा। भाई जसवंत जी को, लांबा जी को, सारिका जी को, कुलदीप पूनिया जी को, सीपी यादव जी को, इनकी टीम को, तमाम राम सिंह जी को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिला अध्यक्ष जी को, आप सबको जिस अनुशासन के साथ में आपने बहुत अच्छा ये काम किया है, मैं समझता हूँ कि अब हम लोगों में इसको लेकर के जाएंगे। बैठने से, चर्चा करने से, आपस में वार्तालाप करने से बहुत चीजें ऐसी निकलती हैं तो सबको सब चीजें पता नहीं होती हैं। उनको लेकर के हम जो भाजपा का जो सोशल मीडिया का जो पाखंड चलता है, धूप चलता है, फरेब चलता है, उससे मुकाबला हम लोग करें, ऐसी कामना करते हुए, ऐसा आपसे अपील करते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद, आपके जो प्रतिभागी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय